वेलकम स्टूडेंट्स, आज के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सेट 2018 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी तक हमने लेक्चरर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हमारा जो नया वीडियो लेक्चर सीरीज है इसमें हम सेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे पास सेट 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा पूरी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। लगभग 33 प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सही तरीके से अच्छे से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट u and v be vectors in an inner product space such that norm of u plus v is equal to 8 और norm of u minus v is equal to 6, norm of u is equal to 1, then norm of v की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो नॉर्म का इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए, फॉर्मूला होता है नॉर्म ऑफ u प्लस v प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू, ये होता है ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ u प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ v। ये वाला एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा सॉरी, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए, आपके पास दिया गया है u प्लस वी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ये आपके पास है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 8 8 64 और 6 6 के 36, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 98 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहले 2 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा, फिर भाग दे देंगे इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 9 18 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। दैट मीन्स नॉर्म ऑफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इनर प्रोडक्ट का ये टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर इनर प्रोडक्ट के टॉपिक को हम पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा ये आप अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस, डायमेंशन, कि इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ने के लिए बच्चे हिचकिचा रहे थे। तो देखिए, ये इनर प्रोडक्ट का कितना आसान क्वेश्चन है। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई सा भी टॉपिक को आप छोड़िए मत, कम से कम बेसिक जो नॉलेज है उसको पढ़ लीजिए। ये अगर आपने बेसिक चीज़ें, अगर ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपको इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके लिए आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और कोई भी टॉपिक को मत छोड़िए, आप थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज ले लीजिए, क्या पता आपने जो पढ़ा है उसका कहीं न कहीं यूज़ हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यदि u और v दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं वेक्टर स्पेस में, तब कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है u प्लस वी और u माइनस वी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि u और v दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम जानते हैं कि दो li वेक्टर्स से का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लिया जाता है, ठीक है, दो li वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाता है और सिर्फ 2 ही वेक्टर्स बनाए जाते हैं, तो वो आपस में हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके आप कोई भी सिर्फ 2 वेक्टर बनाइए, जैसे कि मान लीजिए u प्लस वी और u माइनस वी, ये 2 वेक्टर बने इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो ये आपस में हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी बनाया जा सकता था u प्लस 3v और 3u माइनस 2v, ऐसा भी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये भी आपस में कैसे होते, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर या फिर n वेक्टर, आप इसको n से याद रखिए, अगर आपके पास n वेक्टर दिया गया है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से आप n वेक्टर बना रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में भी कुछ कंडीशंस रहता है, जैसे 0 नहीं लेना है और बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर वो li होता है। लेकिन यहीं पर अगर वो हमको 3 वेक्टर बना के बोल देता, जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर बनाया है और एक और वेक्टर बना देता है इस प्रकार से, ये वाला वेक्टर, तो अब ये इस वेक्टर को अगर वो पूछेगा कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी गारंटी अब नहीं ले सकते, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सेकंड आपको दिया गया है द वेक्टर u
v एंड u प्लस v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दो li दिए गए थे आपको क्वेश्चन में, अब बोल रहे हैं कि u v और u प्लस v भी क्या होगा, li होगा। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये हमेशा कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे आपस में। ठीक है, तो बी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द वेक्टर u एंड u प्लस v आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, u और u प्लस v ये आपका LD होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर स्पेस मैं ले लेता हूँ R स्क्वायर और u वेक्टर ले लेता हूँ मैं 1 0, v वेक्टर ले लेता हूँ 0 1। तो आपके पास u प्लस v वेक्टर कैसा हो जाएगा, 1 और 1 मिल जाएगा। ओके, अब हमें किसको किसको चेक करना है, u एंड u प्लस v को चेक करना है। तो ये वेक्टर्स क्या क्या हैं आपके पास, 1 0 एंड 1 और 1। अब इसको आप चेक कर सकते हो, सिंपली दिख रहा है, इसको मैट्रिक्स बना के चेक कर लीजिए, 1 0 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया और यहाँ पर देखिए 2 पिवट है और 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ पिवट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यदि v एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 10 दिया गया है और S एक फाइनाइट सबसेट है V का, तब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, इफ़ S इज लीनियरली डिपेंडेंट देन S कंटेन्स एट लीस्ट 11 एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 दिया गया है, S V का सबसेट है। अब ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके पास कम से कम 11 एलिमेंट होंगे। मैंने एग्जांपल ले लिया, S इज इक्वल टू मैंने सिर्फ एक ही वेक्टर लिया है और वो वेक्टर कैसा है, 0 वेक्टर है। और आप जानते हो कि कोई भी सेट में अगर 0 वेक्टर आ गया तो वो हमेशा कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा हमें सेट मिल गया जिसमें 11 एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए लीनियर अलजेब्रा जो है मैक्सिमम टाइप आपको सिर्फ स्टेटमेंट के बेस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना। स्टेटमेंट जो ये दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ए को करेक्ट ऐसा सोचे होंगे, तो एक्चुअल में स्टेटमेंट होता क्या मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स अगर किसी सेट के पास हैं तब वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये आपका स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर इस फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दे दिया गया है कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तब वो वेक्टर स्पेस से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करेगा, ये इसका अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया गया था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। ये हमने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। इफ़ S इज लीनियरली डिपेंडेंट देन S कंटेन्स एट मोस्ट 10 एलिमेंट्स। तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो क्या होगा, वो 10 से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स कंटेन करेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। तो डिपेंडेंट होने के लिए वो 10 से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन कर सकता है, बट इसमें क्या बोल रहे हैं, वो ज़्यादा 10 एलिमेंट कंटेन करेगा, जो कि एक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन के देखेंगे, इफ़ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S कंटेन एट मोस्ट 10 एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बोला गया है, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से ज़्यादा एलिमेंट्स कंटेन नहीं कर सकता। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर फॉल्स पूछा गया था, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही फॉल्स ऑप्शन है, व्यापन द्वारा इसे भी विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर इसमें ट्रू पूछता तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज़ किया है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम टाइम आप स्टेटमेंट के थ्रू ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, खासकर ये वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, उनको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसको लिंक किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। ठीक है, डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। ठीक, और यहाँ पर आपके पास टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, फाइंड करना है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस 0 एंड n 1 0। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। हमें यहाँ पर बेसिस दिया गया है और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्ड में हमें यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1, यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, ये 1 एंड -1। ओके, अब देखिए ये जो 1 और -1 आया है इसको हमें बनाना है इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से। तो ध्यान दीजिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास 0 और 1 दिया गया है और ये दिया है 1 और 0 दिया है।
आपको क्या बनाना है, 1 और -1 बनाना है। तो इन दोनों को में आप किसी भी एलिमेंट्स का गुणा करिए, उनको जोड़िए, घटाइए और ये एलिमेंट आपको बनाना है। तो ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर अगर मैं -1 का गुणा करूँ और यहाँ पर मैं +1 का गुणा करके अगर इनको जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार से मुझे क्या बनाना है, 1 और 0 का इमेज पहले फाइंड करूँगा मैं। 1 0 को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको 1 और 1 मिलेगा। अब आपको इसको बनाना है 0 1 + 1 0 की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए 1 और 1 बनाना है तो इनको सिंपली जोड़ दीजिए। तो 1 और 1 का गुणा करके आप इसको जोड़ दीजिए तो ये वाला वेक्टर आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब वो मैट्रिक्स मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैट्रिक्स जो लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं। तो मैट्रिक्स किस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो कोफिशिएंट है देखिए -1 और यहाँ पर 1, इन कोफिशिएंट्स को कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला कोफिशिएंट -1 आएगा, उसके बाद ये वाला कोफिशिएंट आएगा, फिर ये वाला कोफिशिएंट जो सेकंड वाला है उसको सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है, 1 और 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान देंगे बहुत बार गलती क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपली इसी प्रकार से लिख देता हूँ, ये -1 यहाँ पर 1 1 और 1, तो ये भी आ गया, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीके से लिखा गया। ध्यान देंगे जो भी स्केलर होते हैं -1 और 1, ये रो में जो स्केलर यूज़ हो रहे हैं उसको हमें कॉलम में लिखना रहता है, सेकंड रो में जो स्केलर्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ये सही कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द कॉलम्स ऑफ अ 3x5 मैट्रिक्स आर, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया है, साइज है 3x5, 3 रो है और 5 कॉलम है। तो यहाँ पर बोर्ड है कि ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या ये जो मैट्रिक्स के कॉलम्स है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड बोला गया है लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन एवर द रो ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब अगर रो इंडिपेंडेंट है तो कॉलम भी इंडिपेंडेंट होगा। सी ऑप्शन दिया गया है लीनियरली डिपेंडेंट ओनली व्हेन द रोज ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब अगर रो एल डी होगा तो कॉलम भी एल डी हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए सिंपल से ये कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स में कभी भी n क्रॉस m का मैट्रिक्स है तो जिसकी संख्या कम होगी, ठीक है, वो आपका लीनियरली जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 5 दिया गया है कॉलम, तो ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, जो कम है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो भी डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मुश्किल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको 1 मिनट लगा होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने में समय लगा है ना। तो ऐसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका थ्योरी नॉलेज अच्छा होगा तब आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 0 -1 1 0, एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपको चेक करने हैं। देखिए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0 -1 और 1 और 0, ठीक है। ऑप्शंस बोला गया है ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, सेकंड है ए हैज़ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ए हैज़ नो आइगन वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन है हैज़ नो 2 लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर पूरी तरीके से आपको आइगन वेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं और डायगोनलाइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके हम आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा, ये आपको हो जाएगा 0 इंटू लैम्डा माइनस प्लस डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखिए लैम्डा जो मिला है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू वो कैसे आए हैं, प्लस माइनस आयोटा में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमें अब रियल और कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट में चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप एक रिजल्ट जानते हो कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज अगर आते हैं तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट आइगन वैल्यूज आपके फील्ड में भी बिलोंग करने चाहिए। जैसे यहाँ पर आइगन वैल्यू जो आया है वो आयोटा और माइनस आयोटा आया है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो ये डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन किस में होगा, सी में होगा, ठीक है, आर में नहीं होगा, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू तो आर में मिले ही नहीं है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम अब ऑप्शंस की बात करें तो ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, ए डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। अगर वो आर में बोलेगा तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, लेकिन सी में बोलेगा तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बी को देखिए, ए हैज़ नो
टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ए के पास दो Li आइगन वेक्टर नहीं हो सकते। भाई अगर हम सी में चेक करेंगे तो ये अगर डायगोनलाइजेबल है तो आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। सी देखिए, ए हैज़ नो आइगन वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहा है। हम सी में तो आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं लेकिन आर में आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते, इसलिए सी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डी क्या बोला गया है, ए हैज़ नो टू लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए हैज़ नो आइगन वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार गलती होता है। हम जनरली क्या करते हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल, ये एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर ये भी रहता है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज बिलोंग्स टू देयर फील्ड। तो यहाँ पर अगर फील्ड की बात की जाए, आर की बात करेंगे तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, बट सी में डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पूरा एक पेज में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कौन सा स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए पार्ट को पढ़ते जाता हूँ और उसका सही ऑप्शन बताते जाऊँगा, ठीक है। देखिए, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ V, ठीक है। मतलब जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है वो बेसिस का पार्ट होता है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको पता होगा कि एक हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम होता है। एक्सटेंशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो Li सेट होता है उसको हम बढ़ाते हैं किसके लिए, बेसिस के लिए, ठीक है। Li सेट जो है उसको हम बेसिस बनाते हैं, मतलब उसको बढ़ाकर बेसिस बनाते हैं। बढ़ाना मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन थ्योरम कहलाता है। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो किस में मैच करेगा, एक्सटेंशन थ्योरम, मतलब ये आपका हो जाएगा फोर्थ। तो फर्स्ट का ए का कौन सा मैच करेगा, फोर्थ मैच करेगा, ओके। सेकंड देखिए, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, ठीक है। ये क्या होता है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, ये होता है एग्जिस्टेंस थ्योरम होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, एक्सटेंशन थ्योरम और एग्जिस्टेंस थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सटेंशन मतलब जब Li को बेसिस के लिए एक्सटेंड किया जाता है, या तो स्पेनिंग सेट को बेसिस के लिए एक्सटेंड किया जाता है, तो उसको एक्सटेंशन थ्योरम बोला जाता है। और अभी जो हमने पढ़ा है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, ये होता है एग्जिस्टेंस थ्योरम होता है। तो सेकेंड का बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में मैच करेगा, ठीक है। सी देखिए, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट स्पेस, ये जो होता है ये कहाँ पर आपका आता है, ये आपका होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है। तो सी को हम किससे मैच करेंगे, फर्स्ट वाले से मैच करेंगे, ओके। और डी, यहाँ पर देखिए डी वाला जो दिया गया है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, ये आप जानते हैं क्या होता है, सिल्वेस्टर थ्योरम होता है। इसे ही क्या बोला जाता है, रैंक नलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सही से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे, ए चौथे से मैच होगा, बी तीसरे से मैच होगा, सी पहले से मैच होगा और डी दूसरे से मैच होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का दिया गया है। तो फिर से इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताते जाऊँगा। एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। कोई भी n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस आपका, अब ऑप्शन को देखते हैं तो ये आपका देखिए इज आइसोमॉर्फिक टू VNF, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट होता है, कोई भी n डायमेंशन का जो वेक्टर स्पेस होता है वो आपका किसके आइसोमॉर्फिक होता है, VNF के आइसोमॉर्फिक होता है, या फिर कभी कभी RNF भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ए किससे कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से कनेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखिए, इफ़ f फ्रॉम u टू v बी अ लीनियर मैप देन कर्नल का यहाँ पर आपको चेक करना है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल जो होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है, किसका, आपका ये डोमेन स्पेस का होता है। तो डोमेन स्पेस मतलब UF, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से, ओके। चलिए सी को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है इफ़ u बी एनी वेक्टर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन देखिए u और v में रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं कि सब स्पेस का जो डायमेंशन है वो हमेशा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से कम होता है। तो सी किससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से कनेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन को देख लीजिए, u एंड v बी टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ FDVS W, देन ये आप जानते हो क्या होता है,
डायमेंशन ऑफ u प्लस v इज ऑलवेज लेस देन डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। तो d किससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको d यहाँ पर थोड़ा टफ था, d को अगर आप नहीं बना पाते, फिर भी अगर आपने a b और c को बना दिया, क्योंकि a b c तो बहुत आसान थे, तो आप डायरेक्टली d को फर्स्ट में मार सकते थे। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि एक्सिस्टेंस थ्योरम का जो स्टेप है उसको आपको लाइन बाय लाइन बताना है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि एक्सिस्टेंस थ्योरम के लिए कौन से स्टेप के बाद कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आफ्टर डिलीटिंग। चलिए ऑप्शंस को मैं नहीं लिखता, मैं ऑप्शंस को देख के डायरेक्टली आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताते जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी हमारे पास सबसेट दिया गया है ना, जो भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है V/F, वेक्टर स्पेस का सबसे पहले हम एक जनरेटिंग सेट लेते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं S, जो कि कैसा होना चाहिए, जनरेटिंग सेट होना चाहिए, ओके, स्पेनिंग सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, टेक अ सेट S सो दैट इट जनरेट्स होल V। सबसे पहले आपको स्पेनिंग सेट या फिर जनरेटिंग सेट लेना पड़ेगा। ओके, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना रहता है, हमें क्या करना रहता है, इसमें से जो LD वेक्टर्स होते हैं उन्हें हमको रिप्लेस करना रहता है। तो देखिए एनी LD सेट सो वंस AK कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर नाउ डिलीटेड, है ना। मतलब इस सेट में जो भी LD एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिप्लेस करना रहता है। सो आपका B के बाद कौन सा स्टेप आएगा, C स्टेप आएगा। ठीक है, LD एलिमेंट्स को आपको रिप्लेस करते जाना है। उसके बाद क्या होगा, जब आप LD एलिमेंट्स को रिप्लेस करोगे, ठीक है, एक LD एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए इस प्रकार से है, ये आपका x1 x2 x3 करके ये xn है। ठीक है, मान लीजिए x3 LD था, आपने उसको हटा दिया, x2 LD था, उसको हटा दिया। तो ऐसे करते करते एक बार हटाओगे तो x1 x2 xn आया, है ना। x3 को आपने हटा दिया, फिर आपने x2 अगर LD तो उसको हटा दिया, तो x1 के बाद क्या आ जाएगा, x4 x5 ऐसे करते xn जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन ए को देखिए, आफ्टर डिलीटिंग ऑफ AK गेट न्यू सेट S1। ठीक है, अगेन इट LD और LI। तो हमें क्या करना है, पहले हमने एक LD एलिमेंट को हटाया, फिर दूसरे LD एलिमेंट को हटाया, फिर तीसरे LD एलिमेंट को हटा रहे हैं। मतलब हमने अभी कौन सा स्टेप फॉलो किया है, ऑप्शन नंबर ए वाला स्टेप को फॉलो किया है। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको एक जनरेटिंग सेट लेना है। जनरेटिंग सेट लेने के बाद उसमें से हमें LD एलिमेंट को हटाना है। एक LD एलिमेंट को हमने हटाया, मतलब ऑप्शन C हो गया। उसके बाद उस LD एलिमेंट को हटाने के बाद हमको ये चेक करना है कि क्या वो LI है कि नहीं। अगर वो LI नहीं है तो फिर से एलिमेंट को हटाओ। तो हमने फिर से एलिमेंट को हटाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब क्या करना है, देखिए डी में क्या आता है, रिपीट द प्रोसेस टिल वी गेट LI सेट। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते जाना है जब तक हमें एक LI सेट ना मिल जाए। ठीक है, हो सकता है इस सेट में 10 LD एलिमेंट्स होते हैं, है ना भाई, हो सकता है कि 10 होते या 12 होते या 15 होते। तो पहली बार आप निकालोगे 10 में से तो 9 एलिमेंट्स बचेंगे LD, फिर एक बार और हटाओगे तो 8 एलिमेंट। ऐसा करते करते तब तक LD एलिमेंट्स को हटाना है जब तक कि आपको LI एलिमेंट्स ना मिल जाए। तो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप B, C, A और D को जब आप लाइन से अप्लाई करोगे तब जाकर आपको बेसिस मिल जाएगा, क्योंकि वो जनरेटिंग सेट भी है और वो LI भी है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। सो आपका 21 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मैंने आपको बार बार बोला है कि लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम टाइम इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। स्टेटमेंट आपका तभी अच्छे से बना पाओगे जब आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बुक आप अच्छे से पढ़िए और आपसे ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, इफ़ पाई इज़ अ ट्रांसेंडेंशियल नंबर इन R देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट बनाया गया है, सेट में 1 टाउ टाउ स्क्वायर टाउ क्यूब ऐसा करके ये दिया गया है नंबर्स। ठीक है, तो इस सेट के बारे में वो पूछ रहे हैं कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बेसिस होगा या फिर स्पेनिंग सेट होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कभी भी ट्रांसेंडेंशियल नंबर दिए गए हैं आपको, ठीक है, अबीजी संख्या बोला जाता है हिंदी में। तो ट्रांसेंडेंटल जो नंबर होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर टाउ दिया है, टाउ स्क्वायर टाउ क्यूब, या फिर टाउ दे दिया, या जैसे ये दिया है टाउ टाउ स्क्वायर टाउ क्यूब, तो ये जो कलेक्शन है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट वाला। लेकिन ये जो सेट होता है, ये जो कलेक्शन है वो कभी भी बेसिस भी नहीं बनाता ना, ध्यान देंगे, ये ना ही बेसिस होता है ना ही स्पेनिंग सेट होता है, ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये सेट सिर्फ और सिर्फ LI होता है।
ठीक। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट ऑप्शन बी, सी और डी तीनों होना चाहिए, लेकिन आपका व्यापमं द्वारा आंसर सिर्फ और सिर्फ सी लिया गया है। तो अब ये क्यों लिया गया है मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ यहाँ पर मिस किया हो, स्किप किया हो। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो आप डेफिनेटली बताइए हमारे ग्रुप में जुड़कर, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सुधार दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसके पास कितने आइगन वैल्यूज होंगे? 3 ही आइगन वैल्यू होंगे। तब क्या सोच के इस क्वेश्चन को दिया गया है भगवान जाने। इस क्वेश्चन में कम से कम इतना पूछ देना था कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज पूछ देता तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर तो सीधा दे दिया कितने आइगन वैल्यू होंगे। तो भाई अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 ही तो आइगन वैल्यू होंगे, 5 या 10 तो थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है लेट u and v are vector space and let transformation from u to v be a linear map if u is finite dimensional then, ठीक है। u आपका डोमेन स्पेस है, v आपका कोडोमेन स्पेस है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हो रेंज स्पेस को ही क्या बोला जाता है? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या कहलाता है? रैंक कहलाता है। तो रैंक और डोमेन के डायमेंशन में क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। बराबर होगा, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, या फिर स्ट्रिक्टली बड़ा रहेगा। तो आप जानते हैं डायरेक्टली इसका क्या होता है, जो रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होता है, जो रैंक होता है, वो डोमेन के डायमेंशन से हमेशा या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स का यहाँ पर सब स्पेस दिया गया है, उसको उसके डायमेंशन से मैच करना है। तो यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनका डायमेंशन ओवर आर क्या होता है? n+1/2, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक का होता है n(n-1/2) होता है, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनका डायमेंशन होता है n। तो यहाँ पर से अगर आप इसको मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये वाला भी पॉइंट कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जनरली कहाँ से आया है, ठीक है। देखिए, जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जैसे कि ये A11, A12, A13, A14 इस प्रकार से ये चलते जा रहा है ना। A1n यहाँ पर का जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं A21 लिखूँगा क्या? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? A22, A23, A24, ऐसा करते A2n गया। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? A13। देखिए एक्चुअल में ये 3-1 है, लेकिन A31 लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम कैसा बना रहे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा, क्योंकि पहला रो किसके बराबर हो जाए? पहले कॉलम के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा A। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला पहले कॉलम में है, ये वाला दूसरे कॉलम में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? A23, ये हो जाएगा A33, A34, इस प्रकार से ये चलते जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या आएगा? A14, ये क्या हो जाएगा आपका? 24, A34 और ये A44, इस प्रकार से चलते जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप n टाइम तक चलाओगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास टोटल कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पर n चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर कितना चॉइस है? ये वाला चॉइस आपका खत्म हो गया तो n-1 चॉइस हो गया। यहाँ पर ये 2 चॉइसेस खत्म हो गए तो n-2 चॉइसेस हो गई। इस प्रकार से ये चलते जा रहा है n-3 अप टू यहाँ पर 3, 2 और लास्ट वाला जो कॉलम है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस आपके पास बचेगा। तो इन सारे चॉइसेस को जब आप ऐड करोगे तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपका क्या होता है? प्रथम n संख्याओं का सम होता है ना, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? n+1/2 से लिखा जाता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल कितनी चॉइसेस हो जाती है? n+1/2। इसी प्रकार से आप स्क्यू सिमेट्रिक का भी बना सकते हो, डायगोनल का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच के रिलेशन को बताना है। ये दोनों सही हैं, एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं या नहीं, इन चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। दिया गया है A, इफ़ P इज़ अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू P देन P इज डायगोनलाइजेबल ओवर R, ठीक है। और सेकंड दिया गया है मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
तो अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर पी है मतलब ये कैसा है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और आप जानते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है। सेकंड आपको दिया गया है मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट इम्प्लाई ए, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। देखिए ए करेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में, आर भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आर स्टेटमेंट से क्या ए स्टेटमेंट इम्प्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना भाई। इसके डायगोनलाइजेबल होने का अलग वजह है, ठीक है। पी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्यों डायगोनलाइजेबल होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया है ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट एंड आर इम्प्लाई है, ये गलत हो गया, और आर इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, देखिए यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग करना है ना। क्वेश्चन में आपको मिनिमल पॉलिनोमियल दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो उसका टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है, तो कौन किससे मैच करेगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला अगर ऑप्शन हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन x-1 और x-2 का होल स्क्वायर दिया गया है, ये x-1 x-2 और ये है x² + 1 और x-2, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी और सी। तो जो बी ऑप्शन है ये कैसा है, ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कैसा है, लीनियर फैक्टर में, और आप जानते हैं कि कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में है तो वो हमेशा कैसा होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। तो बी के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। तो बी किससे मैच करेगा, पी से मैच करेगा, ओके। और अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी, सिर्फ एक ऑप्शन से आप इसको बना सकते हो, लेकिन सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका बी जो है लीनियर फैक्टर में है इसलिए वो कैसा हो गया, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ओके। सेकंड देखिए यहाँ पर लास्ट वाले को डायगोनलाइजेबल ट्रायंगुलाइजेबल को देखते हैं, ठीक है। डायगोनलाइजेबल के लिए क्या होता है, आपका मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। और तो ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर में नहीं है तो ये दोनों के दोनों डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगुलाइजेबल का भी कॉन्सेप्ट है। तो ट्रायंगुलाइजेबल कब होता है, वो जब आपके सारे जो आपके आइगन वैल्यू हैं अगर आपके फील्ड में बिलोंग करते हैं तो वो ट्रायंगुलेबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूंगा तो ये किस प्रकार से होगा, x - i x + i x - 2। तो यहाँ पर जो मेरे आइगन वैल्यूज है वो मेरे रियल फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका ट्रायंगुलेबल नहीं होगा। सो आपका सी किस में कनेक्ट हो जाएगा, सी कनेक्ट हो जाएगा आपका आर में, नॉट ट्रायंगुलेबल ओवर आर, और ए क्या हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है आपको ट्रायंगुलेबल का मतलब नहीं पता था, तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ आपने नया सीखा है तो इसको डेफिनेटली नोट करके रखिए, क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिया गया है, और इन दोनों के बीच में जिसमें से जो मैच करेगा उसको आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जेसी फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जेसी फॉर्म बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ पर इस वाले मिनिमल पॉलिनोमियल को देखते हैं, है ना, x - 5। तो आप जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल का जितना घात होता है उतने ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितना है, सिर्फ एक है, तो एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, एक ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें वहाँ पर एक घात वाला कितना ठो ब्लॉक कहाँ पर है वो चीज़ को देखिए। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, ठीक है, सी ऑप्शन को देखेंगे तो जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो ये ब्लॉक नहीं है ना, ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज हो गए थे, ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक ये वाला है आपका। तो देखिए एक ऑर्डर का यहाँ पर ब्लॉक बना है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर कितना है, 1 है। वैसे ही बाजू में देखिए 5 0 0 5 दिया गया है, 5 0 0 5, तो ये पूरा ब्लॉक नहीं है, ये 5 वाला ब्लॉक है। कैसे पता चला हमें 5 वाला ब्लॉक है, क्योंकि जब ब्लॉक बनता है तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक के ऊपर में जो डायगोनल रहता है वहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 1 नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर 5 ब्लॉक बनेगा, ये 5 ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो P है
P किस में से अटैच हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर C से अटैच हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान देना भाई, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। जो भी आपका जेसी फॉर्म रहेगा उसमें ब्लॉक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल के ऊपर में 1 है कि नहीं देखना है। अगर 1 है तो वो पूरा ब्लॉक बनेगा, अगर 1 नहीं है तो वो सिंबल ही आपका ब्लॉक बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखिए, x - 5 की पावर 3, मतलब 3 ऑर्डर का यहाँ पर ब्लॉक बनना चाहिए। 3 ऑर्डर का ब्लॉक किस में बना है, क्लियरली दिख रहा है, बी ऑप्शन में बनेगा। तो P का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी Q का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑर्डर का ब्लॉक मिल गया आपको, दिख रहा है 3 ऑर्डर का ब्लॉक 5100510005। ठीक है, ये देखिए ये आपका आइगन वैल्यू और ये ऊपर में कितना है, दोनों में 1 1 दिया गया है और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है। तो ये हो गया 3 ऑर्डर का ब्लॉक हो गया विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 5। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर R को देखिए x - 5 की पावर 2, तो 2 ऑर्डर का ब्लॉक क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में है। तो यहाँ पर R किससे कनेक्ट हो जाएगा, A से, और ये आपका S किससे कनेक्ट हो जाएगा, D से। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A कनेक्ट हो जाएगा R से, है ना, और आपका B कनेक्ट हो जाएगा Q से, C कनेक्ट हो जाएगा P से, और आपका D कनेक्ट हो जाएगा S से। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जेसी फॉर्म जो दिया गया था उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर जितना होता है उतने ही ऑर्डर का मैक्सिमम ब्लॉक बन सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे उस मिनिमल पॉलिनोमियल के पावर से छोटा भी बनता है ना, तो गारंटी नहीं है कि वही होगा। जैसे कि मान लीजिए मिनिमल पॉलिनोमियल पावर 3 है तो 3 ऑर्डर का मैक्सिमम बन सकता है, 3 से छोटा भी बन सकता था ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि 3 है तो 3 का बनेगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं होता। 3 कब भी बन सकता है, 3 से छोटा भी बन सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा का नहीं बन सकता। और इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में उस ऑर्डर का बना और उससे छोटा ही बना है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्लियर कंप्लीट होता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जिसे हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इन सारे प्रश्न से संबंधित कोई सा भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आप अपना डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।